हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की बुक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है भारत में विदेशी व्यापार, के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। तो कभी कभार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए गए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर देखें। पहला जो मुख्य प्रश्न है वो है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति से रिलेटेड, यानी आयात प्रतिस्थापन रणनीति से रिलेटेड। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन भी क्या बनने वाला है, इसी पे बनने वाला है, चांसेस इसी के सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति से रिलेटेड, देखो कैसे कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कि पहला क्या है, वही क्वेश्चंस की आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति संवृद्धि या विकास के दृष्टिकोण से कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब कितना ज़रूरी है। अगर आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति है तो वो विकास के लिए या संवृद्धि के लिए कितना ज़रूरी है, यानी उसके अच्छे प्रभाव बताने की आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति से क्या क्या अच्छा हो सकता है जो ये यूज़फुल हो। और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछा गया कि 1950 से 90 तक सरकार की आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति थी उसके बारे में मूल्यांकन, यानी उसके बारे में बताना है कि क्या अच्छा क्या था, बुरा क्या था और क्या था आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। और वही सवाल फिर से घुमा फिरा के नहीं, ये सीधा सिंपल पूछा गया कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या है और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव को बताइए। ये तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, क्योंकि ये तीनों प्रश्न पूछ ही एक चीज़ रहे, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या है और उसके बारे में बताना है कि उसके अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव को बताना है। यानी कहने का सीधा सिंपल मतलब ये है कि अब चाहे नाक आप इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ना आपको नाक ही है। तो इसका मतलब क्या कि आंसर जो है वो एक ही है इन सभी प्रश्नों का। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का दूसरा जो नाम है वो है आयात प्रतिस्थापन रणनीति। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का मतलब क्या, आयात प्रतिस्थापन रणनीति। तो हम देखते हैं कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति होती क्या है क्या। तो आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय देश के भीतर उन वस्तुओं के उत्पादन से है जिनका आयात देश शेष विश्व से करता था या करता है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है कि वो वस्तुएं, उन वस्तुओं का अपने देश में उत्पादन करना जिसको हम बाहर से मंगा रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, उन वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन। यानी आयात का प्रतिस्थापन, जो आयात करने वाली वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को मंगा रहे हैं उनका प्रतिस्थापन, उनको मंगाने के बजाय अपने ही देश में उनको उनका उत्पादन करना, यही क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है। इस रणनीति का जो उद्देश्य था वो था आयातों को प्रतिबंधित करके विदेशी विनिमय की बचत करना। क्या हो रहा था कि जब हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे थे, बाहर से वस्तुएं मंगा रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसकी वजह से हमें अपना जो विदेशी विनिमय है यानी विदेशी जो मुद्रा है उसको खर्च करना पड़ रहा था। तो इसी को बचाने के लिए क्या किया सरकार ने, आयात प्रतिस्थापन रणनीति लाई कि अब हम उन वस्तु को अपने देश में ही बनाएंगे तो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा और हमारा जो पैसा है यानी जो विदेशी विनिमय है वो नहीं जाएगा, उसकी हम बचत कर पाएंगे। ये था एक उद्देश्य। और विदेशी विनिमय का प्रयोग विकास संबंधी आयातों के लिए करना था। जैसे विकास संबंधी आयात होते क्या क्या है, विकास संबंधी आयात जैसे प्लांट हो गया या मशीनरी हो गई, ये सब क्या है, विकास संबंधी आयात है। क्योंकि जो प्लांट और मशीनें जो हैं यही विकास करेंगी, ये वस्तुएं उत्पादन करेंगी, तभी तो देश में ये जब ज़्यादा होंगी तभी तो ये वस्तुएं उत्पादन करेंगी और देश विकास करेगा। तो ये जो विकास संबंधी आयात है उनको विदेशी विनिमय द्वारा लाने की कोशिश थी, जो समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। परंतु तकनीक के अभाव अथवा निवेश की कमी के कारण इनका उत्पादन देश के भीतर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास निवेश की कमी है
और तकनीक की कमी है, इसलिए हम प्लांट और मशीनरी को खुद अपने देश में नहीं बना सकते, इसका आयात प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे खरीदना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी विदेशी विनिमय की। और विदेशी विनिमय बचाने के लिए क्या लाया गया है? आयात प्रतिस्थापन रणनीति लाई गई है या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति लाई गई है। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति या आयात प्रतिस्थापन रणनीति क्या है वो तो देख लिया, लेकिन अब ये देखते हैं कि जो आंतरिक आयात प्रतिस्थापन रणनीति है या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति है, उसका घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। कि हमने आयात प्रतिस्थापन तो किया, हमने उस वस्तु को अपने ही देश में बनाने लगे जो वस्तु हम बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन उससे घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। सबसे पहले आयात प्रतिस्थापन रणनीति का या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का अच्छा प्रभाव देख लेते हैं, गुड इम्पैक्ट देख लेते हैं कि अच्छे प्रभाव क्या पड़े घरेलू उद्योग पर। तो पहला जो अच्छा प्रभाव है वो है संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ क्या हुआ? उद्योग का क्या हुआ? विकास हुआ। क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले के अगर ऐसे ही देखें तो पहले क्या था, हरित क्रांति आई थी, यानी कृषि का विकास हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ, आयात प्रतिस्थापन रणनीति से क्या हुआ कि उद्योग का भी विकास हुआ। कैसे कि हरित क्रांति के बावजूद भी 1951 में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 12% रहा। ठीक है, जब हरित क्रांति था तब औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था जीडीपी में? 12% था। और 1991 तक बढ़कर ये कितना हो गया? 25% हो गया, यानी सीधा दुगना हो गया। तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन था कि कृषि में तो विकास किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उद्योग में भी विकास किया। तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन था औद्योगिक विकास का, जिसने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। दूसरा जो घरेलू उद्योग पर अच्छा प्रभाव था वो था औद्योगिक संवृद्धि की विविधता। क्या है कि सन 1950 से 90 की अवधि का आधुनिक उद्योग जो था वो कपड़े और पटसन के उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा। अब क्या था, अब इसमें इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की एक विशाल श्रेणी सम्मिलित हो गई थी। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास स्पष्ट दिखाई देने लगा और संरक्षण नीति के कारण ही घरेलू उद्योग अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित हो पाया। यदि इन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आगे असुरक्षित छोड़ दिया जाता तो उस समय की दुर्बल भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जीवित न रह पाते। विकास किया। अगर इन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को तभी छोड़ देते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सामने, इंटरनेशनल विदेशी कंपनियों के सामने अगर इन्हें छोड़ देते, उनके कंपटीशन में इनको डाल देते, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देश में कभी भी विकसित नहीं हो पाता और ये कभी भी जीवित ही नहीं रहता। ये ऐसे नामो निशान ही मिट जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। इसलिए उद्योग ने विकास तो किया, वो भी अलग अलग प्रकार से, सिर्फ आयात प्रतिस्थापन रणनीति के कारण या संरक्षण नीति के कारण। तीसरा जो अच्छा प्रभाव था आयात प्रतिस्थापन का वो है निवेश के अवसर। क्या है कि छोटे पैमाने के उद्योग को संरक्षणता प्राप्त होने से उन लोगों को निवेश के नए अवसर मिले जिनके पास अधिक पूंजी नहीं थी। क्या था कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उनको क्या दिया गवर्नमेंट ने? आयात प्रतिस्थापन नीति द्वारा संरक्षणता दी। ठीक है, संरक्षण दिया। तो इससे क्या हुआ, वो लोग भी निवेश करने के लिए सोचने लगे जिनके पास बहुत ही कम पूंजी थी निवेश के लिए। वो लोग भी सोचने लगे कि हाँ, हमें भी निवेश करना चाहिए। और इसका ये भी अर्थ है कि देश के अप्रकट संसाधनों, जैसे निवेश के लिए कम पूंजी, अप्रकट संसाधन यानी संसाधन तो हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये निवेश के लिए बहुत कम है, इसलिए वो निवेश नहीं कर रहे हैं। वही अप्रकट संसाधन है, और यही अप्रकट संसाधन यानी उनके पास जो पैसा और वो निवेश नहीं कर रहे को अन्यथा व्यर्थ रहते थे। ये जो पैसे थे उन लोगों के पास जो वो निवेश करना चाहते थे लेकिन उनके पास कम पैसा था, ये चीज़ क्या हो रहा था? व्यर्थ हो रहा था निवेश के लिए। और निवेश के नए अवसरों का अर्थ है स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होना, और इससे साम्य के साथ समृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है। यानी सीधा सिंपल कहने का मतलब ये कि संरक्षण मिला तो लोगों को लगा कि हाँ, हमारे पास जो भी पैसा है हमें कम से कम उतने में तो निवेश करना चाहिए, उतने का तो निवेश करना चाहिए।
और उन्होंने वो किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो छुपा हुआ जो पैसा है उनके पास, जो वो निवेश करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं, वो कभी कर ही नहीं पाते, उसको वो क्या होता, व्यर्थ होता। इसलिए संरक्षणता की नीति ने या आयात प्रतिस्थापन की रणनीति ने निवेश के अवसरों को बढ़ाया। अब बात की जाए बुरे प्रभाव की आयात प्रतिस्थापन के रणनीति की, तो पहला बुरा प्रभाव है अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास। क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र के संरक्षण ने अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया। जब दूरसंचार पर लगभग 1990 तक सरकारी एकाधिकार था, तब लोगों को कई वर्षों तक फ़ोन के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में हर बार निःशुल्क नए फ़ोन कनेक्शन लगवाने के लिए एसएमएस प्राप्त होते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कहने का सीधा सिंपल मतलब ये है कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति तो मिला, विदेशों से जो भी कंपनियां थी उनसे रोक तो मिली देश के घरेलू उद्योग को, लेकिन क्या था कि जो सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र था उसका क्या हुआ, उसका एकाधिकार हुआ, और एकाधिकार होने के कारण वो अकुशल रहा। उन्होंने कभी भी चेंज या बदलाव लाने की कोशिश नहीं की, और इसका सीधा सिंपल एग्जांपल दिया दूरसंचार का, टेलीफोन का, कि 1990 तक क्या था कि लोगों को फ़ोन का कनेक्शन लगवाने के लिए बहुत कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि हाँ फ़ोन का कनेक्शन अब लग जाएगा लग जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हर कोई कहता है सर कनेक्शन लगवा लो, या एसएमएस भेजता रहता है या फ़ोन करता रहता है, और वो भी फ्री में। तो ये सीधा सिंपल दिखाता है कि जो आयात प्रतिस्थापन की रणनीति थी उसने कैसे सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास किया, वो भी अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा जो बुरा प्रभाव था वो था कि प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। यानी अगर बाजार में प्रतियोगिता नहीं रहेगी तो बेहतर मिलना मुश्किल है। सीधा सिंपल ये कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्न चीज़ें, जो नई चीज़ें हैं वो उभर कर नहीं मिलने वाली। उसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं कि भारत में क्या था कि कार की केवल दो मॉडल थी 1990 से पहले, अम्बेसडर और फ्लैट। यही दोनों कार की दो मॉडल का उत्पादन किया जाता था, और संरक्षण नीति के कारण घरेलू कार उद्योग ने खूब उन्नति की थी। क्या किया था कि जो घरेलू कार था, घरेलू यानी देश में जो कार निर्माता कंपनी थी वो क्या थी, कुछ ही गिनी चुनी थी, क्योंकि संरक्षण की नीति के कारण अब वही उस देश में वस्तुएं, वही उस देश में कार उत्पादित कर सकती थी। इसलिए क्या हुआ कि उन्हीं की कार उस देश के लोग खरीदते थे। तो इससे क्या हुआ, इन कार के उद्योगों ने खूब उन्नति की। लेकिन लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त होने के कारण घरेलू उत्पादकों ने उत्पाद को आधुनिक बनाने या बदलाव लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये कि इन लोगों को तो पता ही था कि हाँ संरक्षण की नीति है, संरक्षण की नीति है, लोग खरीदेंगे नहीं दूसरी कार, लोग हमारे ही कार खरीदेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनी यहाँ पे आके तो बेच सकती है नहीं अपनी कार। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसने इन्होंने कभी भी अपने कार में कुछ भी नया फीचर ऐड करने की या कार में बदलाव लाने की कभी भी नहीं सोची। इसलिए जब संरक्षण की नीति को वापस ले लिया गया तब लोगों ने न केवल इनसे छुटकारा पाया और तो और इनको अस्वीकार भी कर दिया। यानी इन कारों को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया जब संरक्षण की नीति हटाई गई। तो यानी कहने का सीधा सिंपल मतलब ये कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो नई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये कार का। कि क्या हुआ था, इन लोगों को, कार निर्माताओं को पता ही था कि हमारी वस्तु तो बिकनी है ही, क्योंकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, इसलिए हम कोई बदलाव लाएंगे नहीं कार में, कोई नया फीचर ऐड नहीं करेंगे कार में, क्योंकि हमारी कार आराम से बिकेगी। किसके कारण, संरक्षण नीति के कारण। इसलिए इन्होंने कभी भी कार में चेंज लाने की कोशिश नहीं की और लोगों को मजबूरन वो कार खरीदनी पड़ी। इसलिए जो आयात प्रतिस्थापन की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव भी दिखाती है। तीसरा जो बुरा प्रभाव था वो था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार।
क्या था कि 1980 से 50 की अवधि की विशेषता ये थी कि लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा हर काम तथा प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना पसंद करते थे। क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था 1950 के आसपास, तो क्या था कि जब तब उस समय लोग क्या थे, लोगों में देशभक्ति बहुत थी। लोग चाहते थे कि जो हमारा देश उत्पादन करे हम वही वस्तु खरीदेंगे, हम वही वस्तु पसंद करेंगे, हमें विदेशी वस्तु से अब कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को देख ही लिया था, एक प्राइवेट कंपनी को, विदेशी कंपनी को। इसलिए उनको क्या होता था, उनको देश की कंपनी, देश की वस्तुएं अधिक पसंद आती थी देश के लोगों को। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा निजी उद्यमियों के निवेश के अवसरों को भी निगलने लगे। ये बात तब समझ में आती है कि जब अर्थव्यवस्था में मुख्य वस्तु सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हो, लेकिन डबल रोटी या जूते सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण उत्पादित करे और ये किसी के समझ के बाहर है। इसका अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार है। यानी कहने का सीधा मतलब ये कि अब लोगों को गवर्नमेंट द्वारा यानी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बनाई गई डबल रोटी पसंद आती थी कि नहीं, हम देश में बना हुआ, देश का जो सार्वजनिक यानी सरकार ने जो डबल रोटी बनाई है हम वही खाएंगे। अगर कोई भी निजी कंपनी या निजी आदमी उस डबल रोटी को बना रहा है तो हम उसे नहीं खाएंगे। लोगों में एक ऐसी भावना बनी हुई थी, इसलिए वो क्या करते थे, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वस्तुएं बनाई हुई खरीदते थे। तो इससे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र के निवेशकों का अवसर जो था वो निगल लिया, या उनके जो अवसर हैं उनसे छीन लिए। इसीलिए जब लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की बनी हुई वस्तुएं पसंद आने लगी, तो उन्होंने निजी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया, जिससे निजी क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत ही कम हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास यानी विस्तार बहुत अधिक हुआ। चौथा जो बुरा प्रभाव था आयात प्रतिस्थापन की रणनीति का, वो था आर्थिक रूप से अव्यवहार्य सरकारी उद्यम, एक राजनीतिक व्यवस्था। क्या है कि जो उद्यम आर्थिक रूप से होते हैं उन्हें उद्यमी बंद कर देते हैं। यानी जो उद्यम आर्थिक रूप से निजी जो उद्यम होते हैं या उनमें कोई हानि होती है, कुछ भी होता है, तो क्या कर देते हैं उद्यमी यानी बिजनेसमैन जो है वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है, कंपनी बंद कर देता है अगर ज़्यादा घाटा वाटा होता है तो। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं है, सार्वजनिक उद्योगों के साथ ऐसा नहीं है। सार्वजनिक उद्योग में अगर हानि हुई तो हानि उठाना तथा अव्यवहार उद्यमों को चलाते रहना एक राजनीतिक मजबूरी है। क्या है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बड़ी हानि हुई तो क्या होगा कि उस हानि को उठाना पड़ेगा। आप उस कंपनी को, उस सरकार सार्वजनिक उद्यम को, सरकारी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते। ये एक राजनीतिक मजबूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक उद्यमों को बंद करने के विरोध में कुछ श्रम संघ और राजनीतिज्ञों ने रोजगार के छिन जाने तथा सामाजिक अन्याय आदि मुद्दा बनाकर राजनीतिक बहाने बनाते हैं ताकि ये जो सार्वजनिक यानी सरकारी फैक्ट्री है वो बंद ना हो। वो क्या अड़ंगे डालते हैं, क्या रोड़े अटकाते हैं कि अगर सरकारी फैक्ट्री बंद हो गई तो रोजगार छिन जाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारे मुद्दे बनाकर कैसे भी करके सार्वजनिक उद्यमों को चलवाते रहते हैं, भले ही सार्वजनिक उद्यम हानि उठा रहा हो या कुछ भी। एक सार्वजनिक उद्योगों को चलाते रहना ये एक राजनीतिक व्यवस्था है, जो आयात प्रतिस्थापन का एक बुरा प्रभाव था। दूसरा मुख्य प्रश्न है कि भारत जैसे अर्ध विकसित देश की समृद्धि एवं विकास के संदर्भ में विदेशी व्यापार कितना महत्वपूर्ण है, बताइए। यानी कि भारत जो है, भारत जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या अभी भी जो अर्ध विकसित देश है, अभी तक विकसित देश नहीं है, तो उसके विकास के लिए या समृद्धि के लिए जो विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। यानी भारत के लिए विदेशी व्यापार के महत्व को बताना है कि विदेशी व्यापार क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है जो अर्ध विकसित देश विकास कर पाए। तो इसी प्रश्न के उत्तर को सिंपल सीधे में देना है। पहला जो इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधिक्य घरेलू उत्पादन के लिए शीर्ष विश्व में बाजार ढूंढने में सहायता करता है। क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है या जो विदेशी व्यापार है, वो क्या करता है,
आधिक्य के लिए घरेलू उत्पादन में जो आधिक्य बच जाता है उसके लिए बाजार ढूंढने में सहायता करता है। यानी कि हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया और वो हमारे उसका हम उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे पास बच गया, तो वो होता है आधिक्य। और वो आधिक्य अब हम क्या कर सकते हैं, विदेशों में बेच सकते हैं। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही ज़रूरी है उस टाइम, कि हम अगर हमारा व्यापार चल रहा है दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ, तो हम उसको बेच सकते हैं, हम उस बाज़ार में बेच सकते हैं अपना सामान। दूसरा महत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात को सुविधाजनक बनाता है जिनका उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, उन वस्तुओं और सेवाओं को इंपोर्ट कर सकते हैं हम, जो हमारे देश के जो घरेलू उद्योग है वो नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लो हमारा देश है, हमारा देश मान लो सही से कोई मशीन नहीं बना पा रहा है, या कोई जैसे फौज का ही है, कोई मिसाइल नहीं बना पा रहा है, तो क्या कर सकता है भारत, वो दूसरे देशों से वो मिसाइल मंगा सकता है, उसका आयात कर सकता है। तो ये एक सुविधा और देता है विदेशी व्यापार, कि अगर आप किसी वस्तु को नहीं बना पा रहे हो तो आप उसे दूसरे देश से खरीद लो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंस यानी तीसरा जो महत्व है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो अल्प विकसित देशों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक और लाभ देता है, वो क्या करता है कि हम इससे विदेशी विनिमय यानी विदेशी पैसा बचा सकते हैं या विदेशी पैसा कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम वस्तुओं बनाएंगे और उसको विदेशों में बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, विदेशी खरीदेंगे तो विदेशी पैसा हमारे पास आएगा। तो इससे क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा जरिया है विदेशी विनिमय कमाने का। चौथा जो महत्वपूर्ण महत्व है विदेशी व्यापार का या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो व्यापार करने वाले देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर बड़ी मात्रा में विविध प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। क्या है, क्या कह रहा है कि जो विदेशी व्यापार है या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो व्यापार करने वाले देशों के जो लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, उनके लाइफ की क्वालिटी को, उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो इससे विदेशी कंपनियां और घरेलू कंपनियों में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में उनको बहुत ही अलग अलग चीज़ों की क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलते हैं उनको, और सस्ते भी प्रोडक्ट मिलते हैं, वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं उनको। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों का जीवन जो होता है, लाइफ जो होता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाता है, उनके लाइफ की जीवन की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अधिक अच्छी हो जाती है। अगला मुख्य प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में हुए मुख्य परिवर्तनों को बताइए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद भारत के विदेशी व्यापार में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंज आया, क्या क्या बदलाव लाए गए भारत के विदेशी व्यापार में, उन सबको बताना है। तो आइए तो देखते हैं क्या इसका था आंसर। कि भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्या हुआ था कि भारत में शुरू में निर्यात तथा आयात बहुत कम होता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद निर्यातों तथा आयातों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब ये कि स्वतंत्रता से पहले क्या था, भारत वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात बहुत कम करता था, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बहुत ही कम करता था भारत विदेशियों के साथ। लेकिन अब क्या था कि स्वतंत्रता के बाद भारत इन वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात बहुत अधिक करने लगा। यानी विदेशियों के साथ वस्तुओं का लेन देन भारत ने काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। और अपने विकास के लिए भारत ने कई प्लांट तथा मशीनरी का भी आयात किया। यानी क्या किया भारत ने अपने और अधिक विकास के लिए प्लांट मंगाए बाहर से, और कई मशीनें भी मंगवाई, जिससे वो वस्तुओं का खुद उत्पादन कर सके और उनको विदेशों में बेच सके, जिससे भारत का जो विदेशी व्यापार था वो काफ़ी बढ़ा।